हेलो एवरीवन। हम जो टॉपिक आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पिछले टॉपिक्स के जैसा ही है, ट्रेंड्स जैसा ही है, ट्रेंड्स में ही इंक्लूड होता है। बस थोड़ा सा अलग इसलिए बोला जा रहा है कि ये हमें किसी पर्टिकुलरली किसी से रिलेट करके इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी किसकी डिस्कस करनी है हमें? मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी चीज़ें हैं, मेटल हैं, मेटलॉइड हैं, नॉन मेटल हैं, हम उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डील करने वाले हैं। अब आप कहोगे केमिकल रिएक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्रेस करें, हम कैसे कहें कि ये केमिकली रिएक्टिव है या नहीं है। देखिए, जितनी ज़्यादा रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं किसी एलिमेंट की, कोई एलिमेंट जितनी ज़्यादा रिएक्शंस परफॉर्म कर पाता है तो हम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ही कहेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो डायरेक्टली किसी से रिलेट कर रही है तो वो कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी is related to या is related to electronic configuration। किसी एलिमेंट की कोई भी कैसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वही हमें बताएगी कि ये एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेट कर रही है? देखिए, फॉर मेटल्स, अगर मेटल्स के लिए हम बात करते हैं, फॉर मेटल्स जितनी ज़्यादा मेटल्स की मेटालिक टेंडेंसी रहेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रहेगी तो हम कहेंगे कि वो मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मेटल्स की कैसी टेंडेंसी रहनी चाहिए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी रहनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी कि अगर उसकी वैलेंसी 1 2 3 है, 1 से लेकर 3 तक है, तो टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, तो रिएक्टिविटी 1 वाले की ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एक्वायर करना नोबल गैस कन्फिग्रेशन ज़्यादा ईजी है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर, यहाँ पर कुछ बातें जो याद रखनी है वो यही है। टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करना। ठीक है, अब ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है क्या चीज? नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके हम नजदीक वाली कौन सी नोबल गैस को एक्वायर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 281 है। अगर मैं इसके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती हूं तो ये आयन में कन्वर्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से ये आयन में कन्वर्ट होता है। ये इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन है 28। बेटा, उसी वक्त 28 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? नियॉन गैस की। और नियॉन गैस जो है वो एक क्या है? स्टेबल गैस है ना, नोबल गैस है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके अपने नज़दीक के, जो भी नज़दीक लगती है उसके, उस नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है तो हम उसको बोलते हैं कि दैट वन इज द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वो उस वक्त क्या है? स्टेबल। अच्छा, जो मेटल या एलिमेंट, अगर स्पेशली मेटल की बात हो रही है, जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने की टेंडेंसी रखेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, कितना जल्दी लॉस करेगा उससे मतलब है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है वो उतना ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होता है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के लिए, फॉर नॉन मेटल, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के लिए तो ध्यान देना, केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी पर्पज से हो रही है। किस पर्पज से हो रही है? टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसीलिए की जाती है, टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन।
अब अगर कोई एलिमेंट, कोई स्पेशली कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेता है, आसानी से ले लेता है और वो अपने नज़दीक की नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है, तो हम उसको ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव मानते हैं। सपोज किसी को एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर रहा है और नज़दीक की कोई नोबल गैस एक्वायर भी कर लेता है, तो हम उसको ज़्यादा रिएक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर किसी को 3, 4, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो दे हैव अ स्टेप वाइज कन्फिग्रेशन, वो स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन की एडिंग करवा रहे हैं, तो हम उनकी रिएक्टिविटी को इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दे विल बी लेस रिएक्टिव। अब सपोज फॉर एग्जांपल हमने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन 2-7 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2-8 होती है आफ्टर बिकम एनायन। और ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी अभी किसके लिए बताई थी, नियॉन के लिए बताई थी। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, फ्लोरीन की। बट कब, जब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन का गेन करते वक्त कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये हम बड़ी क्लास में यानी अगली क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जब हम लॉस करते हैं तो जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल में हमने ये बातें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज होती है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उसको आयोनाइजेशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी का यही एक फंडा है। अब हम इसकी वेरिएशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अलोंग द ग्रुप पीरियड ये क्या है, कैसे डील करता है, हम इसकी रिएक्टिविटी को कैसे चेक करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम वेरिएशंस को डील करें अलोंग अ पीरियड और विद इन द ग्रुप, तो वेरिएशंस क्या कहती हैं, देखिए अगर पीरियड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज, पहले डिक्रीज होगी, फर्स्ट डिक्रीज, देन इंक्रीज, फिर इंक्रीज होगी। तो बेटा ये किस पर डिपेंड हुई, ये वैलेंसी पर डिपेंड हुई ना। पहले 1 to 3 गए, फिर हम कहाँ गए, फिर हम 4 to 1 की तरफ गए। तो पहले तो क्या होगी, डिक्रीज, फिर क्या होगी, इंक्रीज। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जितनी ज़्यादा वैलेंसीज होती चली जाएंगी इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। यही मैंने आपको बताया था। देखिए अगर मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यहाँ तक आऊंगी तो मेरी रिएक्टिविटी सबसे पहले यहाँ तक क्या होगी, डिक्रीज। यहाँ तक केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैलेंसी 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ तक डिक्रीज होगी। उसके तुरंत बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो केमिकल रिएक्टिविटी इसके बाद ज़्यादा होगी। हम कह सकते हैं दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, ये मोस्ट रिएक्टिव है, इस पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसको लेस रिएक्टिव बोल सकते हो आप, ये लेस रिएक्टिव है। और बेटा ये फिर दोबारा से कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव, ये फिर से मोस्ट रिएक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो विद इन द पीरियड, अलोंग द पीरियड ये काम करती है, तो रिएक्टिविटी जो है वो इस तरीके से चेंज करती है। अगर रिएक्टिविटी को हम मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर की रिएक्टिविटी जो होगी बेटा वो ज़्यादा ही होगी, और मेटल जो भी इस पीरियड में रहेगा, जैसा कि आपको बता रखा है कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, है ना, डिक्रीज करता है इस तरफ आते हुए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि मेटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही डील करते हैं। तो नॉन मेटल भी रिएक्टिव होता है क्योंकि वो गेन कर रहा है, मेटल भी रिएक्टिव होता है क्योंकि वो लॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से ही डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है। चलिए वेरिएशन विद इन अ ग्रुप देखते हैं। टॉप टू बॉटम, हम ऊपर से नीचे जब बात करते हैं टॉप टू बॉटम,
chemical reactivity increases, केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size and easily loss of electrons। ये किस केस की बात हो रही है? इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है। एंड easily gain of electrons, ये किस केस की बात हो रही है? इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। तो बेटा ग्रुप की अगर बात की जाए तो टॉप टू बॉटम आते आते अगर नॉन मेटल है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें मेटल्स के लिए तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। दोनों ही केसेस अलग अलग हैं। अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, अगर फ्रेंशियम, इनकी बात करती हूं तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है इनका? इंक्रीज। तो केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी? इनकी इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये मेटल्स हैं तो टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। अगर इन केस ऑफ हम नॉन मेटल की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या रहेगी? डिक्रीज। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी इनकी बेटा? डिक्रीज होगी। ये ध्यान रखना है आपको, डिक्रीज होगी, ठीक है। नॉन मेटल्स के केस में केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घट रही है। नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना। मेटल्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में, नॉन मेटल के केस में टॉप टू बॉटम केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, मेटल्स के केस में टॉप टू बॉटम केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो हम जर्नल ट्रेंड नहीं बोल सकते इसको, दिस इज नॉट एन जर्नल ट्रेंड। साइज के लेकर हम मेटल के केस की बात कर सकते हैं, साइज को लेकर हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पर नॉन मेटल के नेचर को हम साइज से कंपेयर नहीं करेंगे और केमिकल रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होगी। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज। और ये केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आउट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड group 17 which one is more reactive? And what is the trend? of reactivity? ठीक है। अगर आपको ग्रुप की बात की जा रही है तो आप ग्रुप में ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 में से कौन सा ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, केमिकली रिएक्टिव है, और उस रिएक्टिव ट्रेंड के बारे में बताइए। आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे ग्रुप फर्स्ट जो होता है वो मेटल्स होता है और मेटल्स में रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, केमिकल रिएक्टिविटी। और ग्रुप 17 जो है वो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस हैं ये बेटा, सारे हेलोजेंस होते हैं और ये केमिकली रिएक्टिव इतने ज़्यादा नहीं होते। नॉन मेटल्स केमिकली रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं और रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे इन ट्रेंड्स पे पूछे जा सकते हैं। इस ट्रेंड के बाद हम ऑक्साइड्स के नेचर को डिस्कस करेंगे। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, हमारे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स को ही फॉलो करते हुए हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स क्या हैं? किसी भी एलिमेंट की अगर रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से होती है तो वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन करवाई जाती है तो ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम डील करते हैं कि ऑक्साइड्स का नेचर जर्नली कैसा होगा, फिर हम बात करेंगे कि पीरियड में कैसा होगा और ग्रुप्स में कैसा होगा। मेटल्स ऑक्साइड, मेटल्स ऑक्साइड्स आर जर्नली की बात कर रहे हैं, बेसिक इन नेचर। क्यों है बेसिक नेचर? एज दे रिएक्ट एज ऑन रिएक्शन विद वाटर, they form बेस। पानी के साथ रिएक्शन करने पर ये बेस बनाते हैं। एंड ऑन रिएक्शन विद एसिड, ऑन रिएक्शन विद एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, देखिए मेटल्स ऑक्साइड बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? सीधी सी बात, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी में आता है वो उसका नेचर बेसिक होता है। दे आर टू बी फॉर्म अ बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेटल्स के लिए था। नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ एसिडिक नेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एसिडिक नेचर के हैं तो पानी के साथ रिएक्शन करने पर वो एसिड देंगे और बेस के साथ रिएक्शन करने पर वो सॉल्ट देंगे। एसिडिक नेचर के क्यों हैं? क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और जो मेटेलोइड्स फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटेलोइड्स लगा लीजिए या फिर मेटल्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लगा लीजिए, ऑक्साइड्स ऑफ एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड एज वेल एज बेस। मतलब वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करने लग जाएं, अगर ये ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करें तो इनका नेचर बेसिक हो जाता है, और अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करे तो इनका नेचर एसिडिक हो जाता है। तो ऐसा नेचर जो दोनों ही तरीके से काम कर रहा हो हम उसको एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। ठीक है, अब हम वेरिएशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। किसी पीरियड में हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का क्या वेरिएशन रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो हमारा जो पीरियड में एक्सट्रीम लेफ्ट जो है हमारा वो बेसिक नेचर का रहता है। बेसिसिटी डिक्रीजेज एज वी कम टू द एम्फोटेरिक एंड देन वी गोज टू द एसिडिक नेचर। सबसे एक्सट्रीम पे अगर हम किसी एलिमेंट को लेते हैं, सपोज वी जस्ट टेक द लिथियम, हम लिथियम को नहीं लेंगे, हम सोडियम को लेंगे, Na2O हमने ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने MgO बनाया। ये मैं किसी पीरियड के ऑक्साइड्स की बात कर रही हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, मैंने थर्ड पीरियड लिया है। दिस वन इज योर थर्ड पीरियड, कंफ्यूज ना हो आप, दिस वन इज योर थर्ड पीरियड। ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। फिर इसके बाद हम आते हैं एल्यूमिनियम Al2O3 हो गया। फिर हम आते हैं बेटा कार्बन के बाद सिलिकॉन SiO2 हो गया। फिर उसके बाद हम बेटा आते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया हमारे पास। फिर हम सल्फर के आते हैं, फिर हम बेटा क्लोरीन पर आते हैं। ठीक है, ये हैलोजेंस के ऑक्साइड हो गए। तो इस तरीके से जो एसिडिक और बेसिक नेचर है वो हम डील करते हैं। ये बेटा एक्सट्रीम बेसिक है, मीन्स हम इसको बोलेंगे मोस्ट बेसिक। ठीक है, अब बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहां पर कैसा नेचर आ जाएगा? एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक नेचर के हो गए, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर के बाद अब ये जो नेचर स्टार्ट हो जाएगा ये बेटा एसिडिक हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर स्टार्ट हो जाएगा।
आप इसको लीस्ट एसिडिक बोल सकते हो, इसको मोस्ट या मोर एसिडिक बोल सकते हो। दिस इज द हायर या मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, ये मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर एसिडिक नेचर, यहाँ पर बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। बेसिक नेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। ये कैसे आ गए, ये ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक हो गए। सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं जो एक्सट्रीम राइट में होते हैं, और सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं। तो इन शॉर्ट पीरियड में हमारी वेरिएशन क्या रहेंगी, लेफ्ट टू राइट व्हेन वी गो, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अगर आप बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। हम यहां पर इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर बेसिक कैरेक्टर घट रहा है तो उस वक्त एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली चलेंगे। अगर हम बेसिक कैरेक्टर को घटने वाली बात बोल रहे हैं तो घटते घटते वो किसकी तरफ इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, अगर हम वापस आते हैं, एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक। तो ऑक्साइड के केस में आपको ये ध्यान रखना है इन द पीरियड, ये पीरियड की बात हो रही है कि एक्सट्रीम लेफ्ट बेसिक इन नेचर, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। एक्सट्रीम लेफ्ट से बेसिक कैरेक्टर जो है वो घट रहा है, एसिडिक कैरेक्टर वहां ज्यादा हो गया। राइट से लेफ्ट वापस आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर घटता है। ये बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी। इसको लिखिए, फिर हम वेरिएशन इन ग्रुप डिस्कस करते हैं। चलिए वेरिएशन विद इन द ग्रुप की बात करते हैं। वेरिएशन विद इन द ग्रुप में हमारी जो बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर है वो क्या रहेगा। जनरली देखिए, मैं दो ग्रुप यहां पर ले रही हूं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, और मैंने यहां पर लिया ग्रुप 17। ठीक है, मैं तीनों के बारे में बात करूंगी। जर्नल ट्रेंड क्या कहता है, जर्नल ट्रेंड कहता है कि मोस्ट बेसिक रहेगा टॉप पे। ठीक है, ये टॉप है, जर्नल ट्रेंड की बात हो रही है। टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं, बॉटम पर अगर हम आते हैं तो लीस्ट बेसिक हो जाएगा, सॉरी ऊपर लीस्ट बेसिक रहेगा, सॉरी ऊपर लिस्ट बेसिक रहेगा, और नीचे आते आते कैसा हो जाएगा, मोस्ट बेसिक, यानी कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इन शॉर्ट टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। लेकिन हम अगर ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। ग्रुप सेकंड में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, फिर हम ग्रुप 17 में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं कि इसका नेचर कैसा है। अगर बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है ना भाई। अगर ये बेसिक है तो बेसिक कैरेक्टर तो और इंक्रीज होना चाहिए। तो हम इस ग्रुप में इसको बोलेंगे लीस्ट बेसिक, छोटा है ना साइज में। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम मोस्ट बेसिक। ये बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया, यही इसके साथ हो रहा है। ये अपने ग्रुप में लीस्ट बेसिक है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा ये क्या हो जाएंगे, मोस्ट बेसिक। कारण एक ही है इनका, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस की टेंडेंसी ज्यादा हो रही है, इसलिए दे आर बेसिक इन नेचर। अब ऑक्साइड की फॉर्म ही हो रही है तो ऑक्साइड इसका क्या रहेगा, मोस्ट बेसिक। यहां पर आते हैं तो हम इसको बोलेंगे मोस्ट एसिडिक। ये एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है, ये एसिडिक है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीस्ट एसिडिक। ये एसिडिक की फॉर्म में बात कर रहा है, लीस्ट एसिडिक। अगर हम इसको बात करें कि एसिड और बेस की टर्म में, तो ये एसिड से बेस की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी जहां पर लीस्ट एसिड होगा वहां पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बेटा किसी स्केल पर अगर हम एसिड और बेस को कंपेयर करते हैं, अगर किसी एसिड और बेस को कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से कंपेयर किया कीजिए कि अगर एसिड ज्यादा है तो वहां पर बेस क्या है, कम, ठीक है। जहां पर बेस ज्यादा है वहां क्या है, एसिड कम।
तो लीस्ट एसिड का मतलब यहां पर कौन बढ़ गया, बेस बढ़ गया। इस स्केल को अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस ट्रेंड को बहुत आसानी से समझ जाओगे। जहां पर लीस्ट बेसिक बोला है इसका मतलब वहां पर एक्चुअली नेचर में अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं भी कर रहा है, गेन नहीं भी कर रहा है, तो उसका नेचर हो सकता है कहीं ना कहीं एसिडिक हो इन टर्म्स ऑफ पीएच। लेकिन लीस्ट बेसिक और मोस्ट बेसिक मेटल्स के लिए है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के लिए है। जितने ज्यादा और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होते हैं उनका नेचर एम्फोटेरिक होता है, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सारे कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो ऊपर से यानी कि टॉप में तो वो एसिडिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बॉटम की तरफ आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो फिर बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ने लग जाता है और एसिडिक कैरेक्टर घटने लग जाता है। इन रिएक्टिविटीज को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ध्यान से आप याद कीजिएगा। काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप मन से समझकर अच्छे से याद करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप ट्रेंड में इंक्लूड कर सकते हो, बट इट नॉट अ रेगुलर ट्रेंड, इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है, क्या है ये? इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी और एबिलिटी। ठीक है, इट इज द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, ability of an element to attract the shared pairs of electrons towards itself in a bonded molecule, कह रहे हैं कि ये टेंडेंसी क्या है। ठीक है, ये क्या है? ये किसी भी एलिमेंट की ऐसी ताकत है कि वो अगर शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बना रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं तो आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि शेयर्ड पेयर क्या है। ठीक है, हमने मेटल नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड किया था बेटा, हमने वहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाना सीखा था। अब वहां पर हमने एक और चीज की थी, लेविस स्ट्रक्चर और बॉन्डेड स्ट्रक्चर। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बॉन्ड के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। ठीक है, दो एलिमेंट है मेरे पास, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं। ये कैसे पता चलेगा आपको? ये शेल से पता चलेगा। इसकी के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, KLM 2 8 7। तो जो लास्ट शेल होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता। तो दोनों को आपस में जुड़ना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है, नाम है HCl। अब ऐसे में ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये करेंगे शेयरिंग। ये क्लोरीन कहेगा कि मैं आपके एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिला लेता हूं ताकि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। यस, ओके, मिला लिया। इसके ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, बस इसने क्या किया? उसको ऐसा मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे साथ जुड़ गया। ठीक है, ऐसा ही हाइड्रोजन ने किया। हाइड्रोजन ने कहा कि मैं भी आपके एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिला लूं ताकि मेरे भी 2 हो जाए। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को मिलाया तो इसका भी 2 हो गए और इसके कितने हो गए? 2 8 8। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिले थोड़ी ना, इन्होंने तो सिर्फ इसको शेयर किया है। जैसे मान लीजिए आप आज अपना पेन लाना भूल गए और आपके साइड में जो आपका फ्रेंड बैठा है उसके पास एक ही पेन है और आपको भी काम अर्जेंट है, मैडम काम करवा रही हैं और आपको भी साथ के साथ लिखना है। तो आप दोनों क्या करते हो? एक ही पेन से पहले वो लाइन लिखता है, फिर आप उस पेन से अपनी नोटबुक में लिखते हो, फिर वो लिखता है, फिर आप लिखते हो। इस तरीके से एक पेन से दोनों काम चला रहे हो और दोनों की नोटबुक टाइम पे कंप्लीट हो रही है। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग। तो ऐसे ही ये इसके इलेक्ट्रॉन से अपना काम चला रहा है और ये इसके इलेक्ट्रॉन से अपना काम चला रहा है। दोनों ने अपने डबलेट और ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। इसको बोलते हैं शेयरिंग।
ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो दोनों जुड़ जाते हैं। अब आप उससे इलेक्ट्रॉन अपना पेन शेयर करते हो तो आप दोनों फ्रेंड्स बनोगे ना, तो दोनों फ्रेंड्स बनकर बॉन्ड बना लेते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड। और किस प्रकार का बॉन्ड है बेटा, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा ताकतवर है जो इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, पेयर का मतलब दोनों एक नहीं, जब बात पेयर की आती हो तो दोनों होने चाहिए, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ खींच ले जाए। दोनों में से कोई एक ऐसा ताकतवर है, जैसे आप टग ऑफ वॉर करते हो, टग ऑफ वॉर वाला जो गेम है आपका, आप उसमें क्या करते हो, खींचते हो। जो टीम ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचती है तो दूसरे वाली टीम थोड़ी देर के लिए तो उसकी तरफ आ जाती है ना खींचकर। बिल्कुल ऐसा ही इनके साथ होता है, दोनों एटम्स में से, दोनों एलिमेंट में से जो टग ऑफ वॉर करेगा और वो टग ऑफ वॉर इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को अपनी तरफ खींच ले जाएगा, रस्साकसी में अपनी तरफ खींच ले जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाएगा, क्योंकि वो पावरफुल है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आते हैं, गेन करते हैं, तो हम उसके ऊपर चार्ज कैसा रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच ले जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इसको तोड़ेगा नहीं, बिल्कुल तोड़कर नहीं ले जा रहा है इसको, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, उसकी एबिलिटी है, उसकी टेंडेंसी है, तो उस टेंडेंसी या उस ताकत को, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऐसी कंडीशन में ये हाइड्रोजन जो है कमजोर पड़ गया और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होते हैं जिनके अंदर ज्यादा ताकत होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, ताकि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच सके। अब ये टेंडेंसी हमारे इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, इसी को हम ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो हम ग्रुप और पीरियड में इस वेरिएशन को देखेंगे कि कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। पहले भी ये डिस्कशन हुआ है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोस्टली नॉन मेटल्स ही होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, शेयर करने की, खींचने की। लेकिन खास बात यह है कि ये दोनों यानी नॉन मेटल्स आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी, लेकिन आयोनिक बॉन्ड ज्यादा बनाने की टेंडेंसी किनकी है, मेटल्स की, ना कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम वेरिएशंस और देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन हम अलोंग अ पीरियड देखते हैं। सीधी सी बात है, अलोंग अ पीरियड जब हम चलते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होने लगता है। तो आप ये बोल सकते हो ये सिंबल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली टू एटॉमिक साइज। ठीक है, यहां से ये बात सारी समझ में आ जाएगी कि अगर ग्रुप पीरियड में हम चल रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि हम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहे हैं। साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, साइज डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। अगर हम लिथियम वाले पीरियड को फॉलो करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो हम बोलेंगे इसको लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्टली तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड फ्लोरीन को हम बोलेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे भी फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्केल पर इसकी वैल्यू 3.9 या 4 के आसपास होती है। ठीक है,
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल में बोला जाए तो कौन है? फ्लोरीन। अब हम बात करते हैं वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, विद इन द ग्रुप में क्या वेरिएशन रहेगी। अगर मैंने साइज के लिए बोला है कि साइज के इन्वर्सली है तो आपको ग्रुप में आइडिया हो भी गया होगा। टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, नई शेल ऐड होने से साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या? घट रही है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस एज दी size increases and nuclear charge decreases। साइज जो है वो इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सीजियम। इसकी वैल्यू स्केल पर होती है 0.7, इसकी वैल्यू होती है 4। एक स्केल होता है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, उसको हम पॉलिंग स्केल बोलते हैं, पॉलिंग स्केल। ठीक है, ये स्केल क्योंकि ये एक टेंडेंसी है ना, हम इसको यूनिट में नहीं नाप सकते, हम इसको किलोग्राम पर न्यूटन मीटर में नहीं नाप सकते, तो इसके लिए स्केल है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीजियम। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटालिक कैरेक्टर भी यहाँ पर वैरी कर रहा है। सभी के सभी ट्रेंड्स को आपस में कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम आपको इसको फिर से एक बार जब रिवाइज करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि ट्रेंड्स को कैसे इंटरलेट करते हैं, लेकिन तब तक आप खुद से मैसअप कीजिए कि भाई किस प्रकार से कौन सा ट्रेंड कहाँ पर लागू। जैसे मैं यहाँ बता दूं, मेटल के साथ अगर मैं इसको डील करती हूँ तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। हुआ कि नहीं? साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इस तरीके से सबको मिक्स कीजिए, मिलाकर देखिए, को रिलेट कर देखिए, अपने आप ये ट्रेंड्स हमें चुटकियों में याद हो जाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं 1-1 मार्क्स के। सो यू हैव टू रेडी फॉर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड गेट रेडी एंड गेट रीड लर्न ऑल दीज concepts very carefully.